सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जूझ कहानी देखने जा रहे हैं। यह कहानी कक्षा 12वीं की पुस्तक में दी गई है। पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है। बावजूद इसके यह कहानी अभी भी अस्तित्व में है। दरअसल यह कहानी जिस लेखक की है उनका सीधा संबंध हिंदी साहित्य से तो नहीं है। मतलब यह कि कहानीकार मूल रूप से मराठी भाषा के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, और यह कहानी जूझ मराठी भाषा से अनुदित कहानी है। उसका अनुवादित रूप पाठ्यक्रम में दिया गया है। जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है वह मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक आनंद यादव की है। उनका जन्म कोल्हापुर के कागल गांव में हुआ था 1935 में, और निधन 2016 में पुणे में हुआ। बहुत पुराने लेखक नहीं हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आनंद यादव अपने जीवन के संघर्ष को चित्रित करते हैं। दरअसल यह कहानी इनके उस आत्मकथात्मक उपन्यास का हिस्सा है जिसमें उनका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष चित्रित है। तो चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। उनकी आत्मकथा जोम्बी, जो काफी प्रसिद्ध हो चुकी है, उसे 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक भाषा से किसी एक श्रेष्ठ रचनाकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। दरअसल जूझ एक ऐसी कहानी है जो एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। मतलब यह कि जो यह यथार्थ होता है, चाहे वह किसी समाज का यथार्थ हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो या किसी परिवार का, वह समतल और सपाट नहीं होता, बल्कि वह उबड़ खाबड़ होता है और खुरदरा होता है। और सच कहा जाए तो यथार्थ का खुरदरे और उबड़ खाबड़ होना ही उस यथार्थ में विशेषता पैदा करता है। अगर यथार्थ सपाट हो, समतल हो, तो फिर कोई
उसका औचित्य या कोई सौंदर्य उसका नहीं रह जाता है। वास्तव में जुझ में जिस बालक का चित्रण किया गया है, जिस खुरदरे यथार्थ का चित्रण किया गया है, जिस उबड़ खाबड़ यथार्थ का चित्रण किया गया है, या जिस तेजाबी हकीकत का चित्रण किया गया है, वह हकीकत किसी और का नहीं बल्कि लेखक के जीवन की हकीकत है। उसी का भोगा हुआ वह यथार्थ है। कहानी का लेखक जो मैं है, वह अपने जीवन की गाथा प्रारंभ से ही सुनाना शुरू करता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। मराठी की इनकी कई रचनाएं हैं। काव्य संग्रह, मणियाची माती और माल्यंकरम, यह दीर्घ कविता है। हिरवे जग, दरअसल ये सभी शब्द मराठी भाषा के हैं। वैसे ही कुछ और रचनाओं का नाम जो कि मराठी में यहाँ पर अंकित है, आप इसे देख सकते हैं। अब मैं अगले स्लाइड पर चलूंगा। दरअसल यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक बालक से कवि बनने की प्रक्रिया को रेखांकित करती है कि किस तरह अपने संघर्ष के बलबूते पर एक साधारण सा बालक अपने आप को कवि के रूप में स्थापित कर लेता है। इस कहानी का नायक यानी कि कवि यानी कि लेखक पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन परिवार में परिस्थितियां अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हैं। उनके पिता निरक्षर हैं, छोटा मोटा किसानी का कार्य करते हैं, घर में जानवरों को पालते हैं और थोड़ी बहुत खेती है। पिता शिक्षा के महत्व से एकदम अनजान है। पिता के अनुसार एक किसान को खेती के कामों से ही रोजी रोटी मिलती है। वो मानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ खेती करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। शिक्षा को वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, परंतु नायक शिक्षा के लिए संघर्ष को छोड़ता नहीं है और अंततः संघर्ष के माध्यम से शिक्षा के लिए वह दरवाजा खोलने में सफल होता है। सिर्फ दरवाजा ही नहीं खोलता, बल्कि उसे जो अवसर मिलता है उसका भरपूर लाभ उठाता है। उसका संघर्ष उसे जल्दी ही लक्ष्य तक पहुंचा देता है। दोस्तों, इस कहानी का केंद्र बिंदु उस बालक यानी लेखक का संघर्ष ही है। वह पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं के लिए लड़ता है और अंततः सफल होकर दिखाता है। यह बात दिगर है कि उसके संघर्ष में उसके संघर्ष के कुछ साथी हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी मां निभाती है। उसके बाद गांव के ही एक ग्रामीण हैं जिनका नाम दत्ताजी राव है, जिसकी चर्चा हम आगे
करने वाले हैं। अब यह जो एक बालक से कवि बनने की प्रक्रिया है, इसके 3 पक्ष इस कहानी में हमारे सामने आते हैं। पहली बात, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास। लेखक के मन में इस तरह पैदा हुआ कि उसे पढ़ाने वाले मराठी साहित्य के अध्यापक सौंदलगेकर जी कविता के ज्ञाता, रसिक और मर्मज्ञ थे। दरअसल लंबे संघर्ष के बाद जैसे ही वह बालक यानी कि लेखक विद्यालय पहुंचता है, विद्यालय पहुंचने के बाद मराठी साहित्य के एक अध्यापक जिनका नाम सौंदलगेकर जी है, उनके संपर्क में वह आता है। संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से, उनकी पढ़ाने की शैली से वह बहुत अधिक प्रभावित और प्रेरित होता है। जो स्वयं एक अच्छे कवि थे, साहित्य के ज्ञाता थे, रसिक और मर्मज्ञ थे, और उन्हीं से प्रेरित होकर उसके अंदर भी यह भाव जन्म लेता है कि वह स्वयं भी कविता लिख सकता है। और फिर आगे वह उस प्रयास में बढ़ता है और धीरे धीरे पूरी स्थितियां बदल जाती हैं। सौंदलगेकर साहब के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। वे कक्षा में गाकर कविता पाठ करते थे। मतलब यह कि जब वह कविता पढ़ाते थे तो उसका गायन भी करते थे। लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का उन्हें अच्छा ज्ञान था। कविता में आए भावों का अभिनय द्वारा भी प्रस्तुतिकरण करते थे और इसका प्रभाव लेखक पर पड़ता है। उनसे प्रेरित होकर वह तुकबंदी करने लगता है, पर बाद में उसे यह प्रेरणा होती है, ऐसा वह महसूस करता है कि आसपास के दृश्यों को देखकर उन पर कविता बना सकता है। दरअसल यह बात भी वह उस मराठी शिक्षक से सीखा था, क्योंकि उन्होंने विद्यालय में मालती के सौंदर्य पर एक कविता लिखी थी, और जब लेखक उनके घर जाता है तो उनके दरवाजे पर उस मालती के बेल को देखता है और फिर उसे यह बात समझ में आ जाती है कि किस तरह इसी दृश्य को उन्होंने कविता में रूपांतरित कर दिया है। और फिर उसे यह लगने लगता है कि जिस तरह हमारे शिक्षक ने इस दृश्य को काव्य में रूपांतरित कर दिया, कविता का रूप दे डाला, वो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर इसमें वह जोर आजमाइश शुरू करता है और धीरे धीरे उसमें कविता रचने का आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। उसने एक कविता लिखकर अपनी तरह से गाया और भाव भी प्रस्तुत किया। एक कविता लिखता है, कविता लिखकर गाने का रियाज करता है, अभ्यास करता है, और फिर जाकर मास्टर जी को दिखाता और सुनाता है। मास्टर जी काफी प्रभावित होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि कुछ कविताओं का पाठ सुनाने के लिए उसे अन्य कक्षाओं में भी ले जाते हैं। इस प्रशंसा को पाकर
इस एप्रिसिएशन को पाकर लेखक के कुछ नए पर निकल आते हैं, कुछ नए पंख निकल आते हैं और उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब उसे लगता है कि कभी कोई दूसरे हाड़ मांस का जीव नहीं होता है, बल्कि हमारे जैसा ही मनुष्य होता है। मतलब यह कि हम भी अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर कविता लिख सकते हैं, उस पर कविता बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। आनंद के लिए निर्धारित पारिवारिक कार्य। दरअसल कहानी के प्रारंभ में जैसा कि मैंने बताया था कि उसके पिता पुराने ख्यालातों वाले हैं, शिक्षा से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ना ही वे चाहते हैं कि उनका बेटा यानी पुत्र शिक्षा ग्रहण करे। वे चाहते हैं कि वह खेत में काम करे। जो पारिवारिक निर्धारित कार्य लेखक के लिए थे, लेखक यानी आनंद, उसमें तीन मुख्य हैं: खेती करना, ढोर चराना और कोल्हू चलाना। खेती खास करके गन्ने की खेती होती थी जिसे हम ईख कहते हैं। ढोर यानी जानवर और कोल्हू यानी कि फिर गन्ने को पेरा जाना, यानी कि गन्ने से गुड़ बनाना। यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस कहानी का आनंद सिर्फ एक आनंद नहीं है, बल्कि आनंद उन तमाम करोड़ों बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका बचपन उनसे छीन जाता है और उनकी प्रतिभा गुमनामी में दबकर दम तोड़ देती है। जबकि यह पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, इसकी अपनी इच्छाएं थी, लेकिन घर से उसके पिता ने इसके लिए 3 कार्य निर्धारित कर दिए थे। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। पिता की मनमर्जी। पिताजी उसके उस रूप में पिता, एक आदर्श पिता के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए थे। इसलिए उस कहानी में कई जगह इस बात का जिक्र आता है कि सारा दिन वे गांव में सांड की तरफ घूमते रहते थे। वहां पर 2 या 3 बार ये बातें आती हैं, खास करके दत्ताजी राव के पास, और सारे दिन तक दिन भर वो सांड की तरह गांव में घूमते रहे। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने अपने बच्चे को काम पर लगा रखा था कि ये काम करता रहेगा और मैं निश्चिंत रहूंगा, मुझे कुछ करना ना पड़े। दूसरा, रुक्माबाई के कोठे पर जाना। कोई नाचने वाली स्त्री है जिसका नाम है रुक्माबाई, उसके पास भी ये जाया करते हैं। तीसरा, स्वयं काम न करना पड़े इसलिए लेखक को काम में जोतना। और जैसा कि पहला जो 2 बिंदु है, उन दोनों को करने के उद्देश्य थे कि वो निश्चिंत होकर इस सब काम में लगे रहें। उन्होंने अपने बेटे को काम में जोत रखा था कि ये खेती देखेगा, ये जानवरों का काम देखेगा और मैं आराम से निश्चिंत होकर घूमता रहूंगा। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। लेखक की चाहत। लेकिन जो अपने ऊपर वो 3 बिंदुओं को अभी देखा, लेखक की चाहत ठीक इसके उलट है। लेखक की पढ़ाई छुड़ा दी गई है, लेकिन वह चाहता है कि नहीं, मैं पढ़ाई को पूरी करूं। उस पढ़ाई को पूरी करना चाहता है, सिर्फ पढ़ाई ही पूरी नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि जब मैं पढ़ लिख लूंगा तो मुझे भी नौकरी मिल जाएगी या मैं व्यापार करूंगा, 2 रुपए आएंगे। क्योंकि उसने अपने गांव में इस वैसे लोगों को देखा है जो लोग या तो नौकरी में हैं या व्यापार में हैं। उसे लगता है कि उनके पास 2-4 पैसे हमेशा रहते हैं।
लेकिन खेती में जीवन खपाते खपाते पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेखक की चाहत यह है कि वह अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है। इसीलिए वह शिक्षा के लिए अपना संघर्ष प्रारंभ करता है। ध्यान रहे, उसके अपने सपने हैं, उसकी अपनी चाहत है, और उसी सपने से उसे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसी ऊर्जा से प्रेरणा लेकर संचालित होकर वह शिक्षा के लिए संघर्ष को प्रारंभ करता है। आगे देखते हैं। और इस संघर्ष के साथी बनते हैं दत्ताजी राव, आनंद की मां और मास्टर सौंदलगेकर। दरअसल किसी की हिम्मत नहीं थी कि आनंद के पिता से उसकी पढ़ाई की चर्चा करें। यहां तक कि उसकी मां भी डरती थी। जब मां के पास आनंद प्रस्ताव रखता है कि पिताजी से मेरी पढ़ाई की बात करो, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मां एक सिरे से खारिज कर देती है। बोलती है कि नहीं, वह बनेला सुअर, मतलब जंगली सुअर, मेरी बात नहीं मानेगा और वह गुर्राएगा। और फिर वहां कहानी में यह वाक्य आता है कि मां के बहुत भीतर गहराई में जंगली सुअर बैठा हुआ है। मतलब यह कि कहीं ना कहीं लगातार उसे उसके पिता पिटा करते थे, प्रताड़ित किया करते थे। फिर उन दोनों ने मिलकर एक दूसरा रास्ता निकाला, और वह था कि गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका नाम था दत्ताजी राव। और इन लोगों को लगता है कि अगर दत्ताजी राव के सामने मेरे पिताजी का एक भी नहीं चलेगा, अगर वो इसे समझा दें या आदेश दें तो उनकी बात को यह मान जाएगा। और फिर एक योजना के तहत आनंद की मां और आनंद दोनों दत्ताजी राव के पास जाते हैं और तमाम बातों को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि किस तरह उसका संबंध रुकमा बाई से है, और किस तरह वह दिन भर खुले सांड की तरफ घूमते रहता है, और किस तरह हमसे दिन दिन भर खेत में काम कराता है। और अंततः ये दोनों मिलकर दत्ताजी राव को समझाने में सफल होते हैं। दत्ताजी राव अपनी सहमति देते हैं और बताते हैं कि ठीक है, जैसे ही वह आएगा उसको मेरे पास भेज देना, और कुछ देर के बाद कोई बहाना बनाकर तुम भी आ जाना। और इसी योजना के तहत यह बात आगे बढ़ती है। और फिर जब उसके पिता घर लौटते हैं तो दत्ताजी राव का संदेश पिताजी को दिया जाता है कि उन्होंने आपको बुलाया है। और दत्ताजी राव के यहाँ जाना, उनके दरवाजे पर जाना बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मानिंद थे। जब दत्ताजी राव के यहाँ इसके पिता पहुंचते हैं तो तमाम तरह के फिर प्रश्न उनसे किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो वे दोनों सफल होते हैं। दत्ताजी राव तमाम बातें जो कि आनंद और उसकी मां ने बताई थी, वे किसी अन्य बात का बहाना बनाकर उसके पिता से पूछते हैं। इसी बीच वहां पर लेखक पहुंच जाता है और वह बताता है कि मां खाने के लिए बुला रही है। और फिर दत्ताजी राव और लेखक के बीच का संवाद प्रारंभ हो जाता है। और फिर यह बात सामने आ जाती है कि बेटे तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस कक्षा में पढ़ते हो। और फिर धीरे धीरे जो लेखक के जीवन का सच, हकीकत, जिसे उबड़ खाबड़ यथार्थ कहा गया है, वह उस संवाद में वहां आ जाता है। और फिर दत्ताजी राव उसके पिता को समझाते हैं, यहाँ तक कि डांटते हैं और कहते हैं कि कल से इसको स्कूल भेजना है। और फिर इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। संघर्ष के साथ ही पहला मां, फिर दत्ताजी राव, और फिर विद्यालय में पहुंचकर सौंदलगेकर मास्टर, जो मराठी भाषा के हैं। विद्यालय में कुछ
और साथी बनते हैं। उसमें एक छात्र है जिसका नाम है बसंत पाटिल। दरअसल इस कहानी में बसंत पाटिल अपने कक्षा का एक आदर्श छात्र है और खास करके मंत्री मास्टर जो गणित के मास्टर हैं उनका सबसे प्रिय छात्र है। जब वे कक्षा में आते हैं और कोई गणित बनाने के लिए उसको हल करने के लिए छात्रों को देते हैं, सबसे पहले बसंत पाटिल उसे बनाता है और बाकी बच्चों से जब नहीं बनता है तो उससे जांचने का काम भी मंत्री मास्टर बसंत पाटिल को देते हैं। यह चीज, यह बात आनंद को आकर्षित करती है। उसको लगता है कि नहीं, मैं भी बसंत पाटिल जैसा बनना चाहता हूं, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूं कि मास्टर हमसे भी कहें कि तुम बाकी बच्चों का गणित जांचो, उनको देखो कि वो सही उन्होंने बनाया कि गलत बनाया। और इस प्रयास में धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है और अंततः सफल होता है। पूरे क्लास की परिस्थिति बदल जाती है, कक्षा की परिस्थिति बदल जाती है और फिर कुछ दिन बाद ये दोनों मिलकर गणित को जांचना प्रारंभ करते हैं। एक तरफ से बसंत और दूसरी तरफ से आनंद। तो कहीं न कहीं यह हौसला बढ़ाने का काम, उसके उत्साह को बढ़ाने का काम मास्टर मंत्री जो गणित के मास्टर हैं वो करते हैं। उसमें जो तीसरा साथी है लेखक का दृढ़ संकल्प। हम जानते हैं कि हजारों लाखों और करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो उसी गुमनामी में दबे रह जाते हैं। वो व्यक्तिगत स्तर पर उतना संघर्ष नहीं कर पाते जितना संघर्ष यहाँ आनंद करता है। आनंद के अंदर वह दृढ़ संकल्प कहीं न कहीं था। उसने हार नहीं मानी, अंत तक संघर्ष करता रहा कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, और अंततः इसमें सफल होता है। तो कहीं न कहीं जो संघर्ष के साथी है उसका दृढ़ संकल्प भी है। आगे देखते हैं। संघर्ष के दुश्मन। यहां पर मैंने थोड़ा सा कि आप बातों को सूत्र रूप में समझ पाएं, अलग अलग उसको मैं हिगरा कर रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो पूरे परिवार जो जहालत को झेल रहा है, तो दरिद्रता का शिकार है या प्रताड़ना का शिकार है, उसके केंद्र में आनंद के पिता हैं और उसी के शिकार उसकी मां भी है और आनंद भी है। दूसरा, जब स्कूल यानी विद्यालय पहुंचता है तो विद्यालय भी अब अजनबी बन चुका था, क्योंकि लंबे समय से वह विद्यालय नहीं गया था। अपना ही विद्यालय उसे चोंच मारकर धीरे धीरे घायल करने लगा था। मतलब यह कि अब उस कक्षा में उसके जान पहचान के कोई भी साथी नहीं रह गए थे, सब अपरिचित थे। सबने उसे चिढ़ाना शुरू किया, सबने उसे छेड़ना शुरू किया, और उसमें सबसे ज्यादा जो सक्रिय था वो एक छात्र था, उसका नाम था चौहान। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई हैं और फिर उसे वह विद्यालय अच्छा लगने लगा। बसंत जैसा उसे एक साथी मिलता है, मंत्री जैसे मास्टर मिलते हैं, सौंदर्यकर जैसे मराठी के मास्टर मिलते हैं, और उन लोगों का एप्रिसिएशन, प्रशंसा कहीं न कहीं इसको विद्यालय से जोड़ता है और फिर इसकी रुचि बढ़ती जाती है। जो तीसरा दुश्मन है आर्थिक परिस्थितियां, क्योंकि सबके केंद्र में यह आर्थिक परिस्थिति है। स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसे मजदूरी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर स्थिति कुछ अच्छी होती तो शायद जिस परिस्थिति में वह जी रहा है आनंद, उस परिस्थिति में नहीं जीता। तो कहीं न कहीं आर्थिक मजबूरी भी थी, क्योंकि कोई संपन्न परिवार था नहीं। आगे देखते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। दरअसल इस कहानी को जब गौर से हम देखते हैं
तो लेखक अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। उसको लगता था कि दिन दिन भर खेत में काम करो, बीच बीच में मार खाओ, धूप में भैंस चराओ, अगर संघर्ष करने से कहीं विद्यालय में नामांकन हो जाता है तो उसे लगता था कि जो परिश्रम हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, इससे भी छुट्टी मिल जाएगी। पढ़ाई इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसको लगता था कि पढ़ाई तो विद्यालय के भवन में धूप में तो नहीं करना है, छाया में बैठकर पढ़ाई करनी है, और यहाँ तो इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो उसके सामने उसे लगता था कि पढ़ाई मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत मुलायम सा कार्य नजर आता था। उसकी जो कमजोरी थी वही उसकी ताकत थी, जो उसको अंदर से ऊर्जा देती है, उसे प्रेरित करती है। खोने के लिए उसके पास क्या था? दिन भर का परिश्रम। खोने के लिए क्या था? भैंस चराने का कार्य। खोने के लिए क्या था? खेती करने का कार्य। खोने के लिए क्या था? कोल्हू चलाने का कार्य। और पाने के लिए क्या था? पढ़ाई, जो वह चाहता था। वह बसंत पाटिल बनना चाहता है। उसके जैसे ही वहां विद्यालय पहुंचता है, तो जिसकी हमने चर्चा की कि बसंत पाटिल कौन है, उसका स्वरूप, उसका व्यक्तित्व हमने स्पष्ट किया। इसके अंदर भी यह इच्छा जगती है कि मैं बसंत पाटिल बनूंगा। जिस तरह लोग उसे चाहते हैं, जिस तरह शिक्षक चाहते हैं, मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूं। तीसरी बात, कविता लेखन की प्रेरणा उसे मालती के बेल से मिलती है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की कि किस तरह मालती पर सौंदलगेकर मास्टर एक कविता लिखते हैं, उस कविता को कक्षा में बच्चों को सुनाते हैं, और फिर अनायास ही एक दिन जब लेखक उनके घर जाता है, उसी मालती के बेल को उनके दरवाजे पर देखता है, और फिर वो दोनों को कोरिलेट करता है। उसे ऐसा लग जाता है कि जो हमारे शिक्षक ने कविता हमें सुनाई थी वह इसी मालती पर लिखी गई थी, और उसे अब लगने लगता है कि मैं भी इस तरह अपने आसपास की वस्तुओं पर, चीजों पर, जो बिखरे हुए प्रकृति के सौंदर्य हैं उन पर कविता लिख सकता हूं। यह मूल प्रेरणा का कह सकते हैं कि केंद्र है। यह बात ही उसको लगता है कि यह बात ही ऐसी बात है जो अब कवि को अंदर से एकदम कह सकते हैं कि प्रेरित करती है कि नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं भी लिख सकता हूं। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा यहां कि मान लीजिए कि वह संघर्ष न करके हार जाता, यथा स्थिति को स्वीकार कर लेता कि नहीं चलो क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। इसीलिए मैंने यहां शीर्षक दिया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से आप हार गए तो हार गए, मन से अगर जीत गए तो जीत गए। परिस्थितियां बदल जाती हैं। आगे देखते हैं। स्त्री चेतना और जंगली सुअर। जैसा कि हमने बताया था कि इस कहानी का एक पक्ष यह भी है स्त्री प्रताड़ना, और जंगली सुअर के संदर्भ में वह आता है कि किस तरह मां की चेतना में जंगली सुअर बहुत गहराई तक बैठा हुआ है, और वहां पिता के लिए बनेला सुअर जो गुर्राता है, मां कहती है। तो यह कहानी कहीं ना कहीं उस दिशा में भी हमें ले जाती है, उस दिशा में भी चिंतन के लिए प्रेरित करती है कि उस सामाजिक और आर्थिक समूह वाले परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, किस तरह स्त्रियां कई स्तरों पर सताई जाती हैं, प्रताड़ित होती हैं, किस तरह पुरुषवादी सत्ता जो है, वर्चस्व अपना कायम किए हुए है और उनका शोषण और दोहन करती है। फिर यह कहानी कहीं ना कहीं परिवार और स्त्री के बीच का जो अंतर्द्वंद है और संबंध है उसको भी अंडरलाइन करती है, रेखांकित करती है। इस कहानी को जब गौर से हम देखते हैं तो एक स्त्री जो है परिवार को समेटने का काम कर रही है, परिवार को संवारने का काम कर रही है, बनाने का काम कर रही है, जबकि पुरुष
उस परिवार के लिए एक जंगली सूअर है। वह उसे बर्बाद कर देना चाहता है, वह उसे और सड़ा देना चाहता है। संवारने की तो बात दूर है। तो इस तरह के भी कई ऐसे पक्ष हैं जहां कहानी कह सकते हैं कि संकेत करती है कि नहीं, ये बातें भी उस समाज में विद्यमान हैं, ऐसी परिस्थितियां भी वहां विद्यमान हैं। तो कहानी को जब हम समग्रता में देखेंगे तो इन बिंदुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां मैंने प्रयास किया है कि उसका एक सारांश आपके समक्ष रख दूं, ताकि कई स्तर के बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, छात्र भी होंगे जो देखना चाहेंगे, लिखित रूप को देखा जाना उनके लिए अच्छा लगता होगा, इसलिए मैंने यह प्रयास किया है। मराठी भाषा के जाने माने कथाकार डॉक्टर आनंद यादव अत्यंत प्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास से यह अंश लिया गया है। यह उपन्यास कथात्मक शैली में लिखा गया है और जो किशोरावस्था में उन्होंने जिया है, भोगा है, देखा है, उसी यथार्थ को इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। आनंद जो कि लेखक हैं, पढ़ना चाहते थे, पढ़ने में रुचि थी उनकी, लेकिन उनके पिता ने स्कूल जाने से मना कर दिया। परंतु उनके अंदर जो पढ़ने की तीव्र इच्छा थी वह मरती नहीं है, वह और बलवती होती जाती है और अंततः उस अभियान में, उस संघर्ष में सफल होते हैं और विद्यालय फिर से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन पिता ने कई शर्तें लगा दी कि विद्यालय भी जाओगे और खेत में भी काम करोगे। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में जाता और पानी देता, ढोर भी चराता। स्कूल में शुरू में कुछ लड़के तंग करते थे, जिसमें मैंने चौहान के बारे में बताया। कई परेशानियों का वह सामना करता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। पूरी आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से वह आगे बढ़ता हुआ सफल होता है। उसका एक नाम आनंदा भी था, जो कि मास्टर ने रखा था। अब तक उसे किसी ने आनंदा कहकर नहीं पुकारा था, घर में तो कभी नहीं। कभी कभार उसकी माँ आनंदा कहा करती थी। और फिर कैसे सौंदर्यकर मास्टर के संपर्क में वह आता है और उसके अंदर का जो कवि है वह जन्म लेता है और फिर यह दोनों को साधता है, घर के कार्य और स्कूल, और साथ साथ कविता की रचना। भैंस चराने जाता है, कुछ नहीं मिलता है तो भैंस के पीठ पर वह कविता लिखना शुरू करता है और उसको लिख लिख कर वह रट जाता है। पहले आनंद को समूह में रहना पसंद आता था, लेकिन परिस्थितियां जब बदलती हैं, जब उसको लगता है कि नहीं, जब मैं अकेले रहूंगा तो कविता लिखने का भी काम करूंगा, उसको जोर जोर से मैं गाकर अभ्यास भी कर पाऊंगा और जरूरत पड़ने पर नाच भी पाऊंगा। इसलिए उसकी प्रवृत्ति में बदलाव आता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। जो पहले वह समूह में रहना चाहता था, अब वह अकेले रहना चाहता है, ताकि इन तमाम कार्यों का निष्पादन सफलतापूर्वक कर सके। तो इस कहानी में कई पक्ष हमारे सामने आए। काफी लंबी कहानी है, जिसे पूरी तरह से समेटना लगभग असंभव है, लेकिन हमने कोशिश की है कि उसे समेटें। लगभग यह वीडियो 40 से 41 मिनट का है और मेरा प्रयास रहेगा कि हो सकता है कि कोई पक्ष इसका अधूरा रह गया हो या छूट गया हो, तो जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इसके प्रश्नों को लेंगे, और जब हम प्रश्नों को लेंगे तो उन प्रश्नों के माध्यम से इस कहानी के कई और पक्ष हमारे सामने आएंगे और उसे मैं विस्तार पूर्वक आपके समक्ष उस समय प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा।
ताकि इस कहानी को आप समग्रता और संपूर्णता में आत्मसात कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप उसे सूचित करेंगे, चाहे उस शब्दों के माध्यम से कर सकते हैं या संकेतक के माध्यम से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।